नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का टॉपिक है लोक में गांधी, लोक के गांधी। दोस्तों, गांधी आज एक मनुष्य नहीं है, गांधी एक विचार हैं और इन्हीं विचारों को प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैडम जिल कैर हैरिस और सर पीवी राजगोपाल जी। तो इन महानुभावों को और ज़्यादा विस्तृत से परिचय के लिए हम चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी के पास। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय जगत। जय जगत सर। आज आप सभी का कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा, ये जो फोक ब्रेन का ये जो रूटीन कार्यक्रम है 6 बजे जो हम बुलाते हैं, उसमें स्वागत है। और कला के विचारों के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों के लोगों को हम इसमें आमंत्रित करते हैं और आमंत्रित करके अपनी बात उनसे रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर उस पर हम विचार करते हैं। फिर नए विचारधारा, नए कला के प्रतिमान, नए जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वहाँ पर हम प्रवेश करते हैं। तो ये जो पूरा वैविध्यपूर्ण हमारा प्रोग्राम है, इसका नाम है कल्चर मैटर्स विद कैलाश। हमारे लिए कल्चर मैटर करता है। तो आज जो हम बुलाने जा रहे हैं, हमारे 2 ऐसे मेहमान हैं जो पूरी तरह से गांधी में जीवन जीते हैं, जिनसे गांधी को देखा जा सकता है। आप हैं मैडम जिल कार हैरिस और पीवी राजगोपाल भाई साहब। लोक में गांधी और लोक के गांधी, ये हमने जान के इस विषय का नाम रखा, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि गांधी लोक में है और लोक के गांधी हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण होता है। हम बताते चले कि एक व्यक्ति चंबल के बीहर घने जंगलों में जाता है, वहां के डाकुओं से मिलता है, उनकी दशा को समझता है, दिशा को समझता है और लगभग 500 डाकुओं को जयप्रकाश के कहने पर और भी उस समय के नेताओं को कहने पर मुख्य धारा में ले आता है और उसे शांति का पाठ पढ़ाता है। उसे कहता है कि गांधी ही वास्तविकता है, जो अपनी संस्था एकता परिषद के नाम से पूरे लोगों में एक आंदोलन चलाता है, लेकिन उस आंदोलन में रक्त नहीं होता, उस आंदोलन में कोई हिंसा नहीं होता, उस आंदोलन में अहिंसा है, उस आंदोलन में शांति है, हट है, अपने हक के लिए हट है, आदिवासियों के लिए हट है, वन्य प्राणियों के लिए हट है, जनजातियों के लिए हट है, महिलाओं के लिए हट है, वंचितों के लिए हट है, दलितों के लिए हट है, बच्चों के लिए हट है। जिसमें ताकत है कि पैदल चलकर और लोगों को भीड़ इकट्ठा करके भारत सरकार को कंपेल कर दे कि आपको ये जो जंगल के लोग हैं, जंगल पे उनको अधिकार देने का, जंगल के जमीन में रहने का कानून बनाना पड़ेगा। सरकारें झुकती है, कानून बनाना पड़ता है और उस व्यक्ति का नाम है पीवी राजगोपाल भाई साहब। आपका फोक ब्रेन में बहुत बहुत स्वागत है। And the second person, the personality who is fortunately my first employer, Dr. Jill Carr Harris. She is an enigma. She is a specialist of peace and development. She has worked with the women of India and all the developing and so-called less developed countries. She has the power to empathize, to internalize the pains and agonies that the poor people, the suffering humanity, the women have been facing. I was fortunate to work with her, with the slum dwellers,
of better, and I have personally felt her sentiments, her power of changing the life of the people. From Jai Bharat, they have changed their lifestyle, changed their slogan, Jai Jagat. They want to establish peace, harmony, Gandhian way of life in the entire world. This year also, they had a planning to go to Geneva. It was a long march, good march. Unfortunately, due to COVID, they could not do. So they have done so many things with the tribes, with the people, with the youth, with the the depressed community, Dalit, Harijan, Bahujan, Girijan, and with every man and women of this country and many more countries of the world. We are going to have casual but very meaningful discussions with them. We are going to tell them how they search Gandhi. You can see Gandhi in them, and they have been seeing Gandhi in every human being they are meeting. So Gandhi, Lok ke Gandhi. Gandhi is for the people, and Gandhi in people. People in every human you can have Gandhi. With this very close and very crisp introduction of our two guests today, I am going to request them to please come and start their discussion. It would be very nice if you briefly talk about 5 to 6 minutes about yourself, then Jil Bahanji, and then again we'll start talking and describing and discussing your journey of life of peaceful harmony living together. Thank you very, very much, Kailash Bhai. It's so wonderful to see you after so many years and to be invited to speak on this subject, the eternal necessity of Gandhi. But before I do that, I would suggest that I make a small introduction and Rajgopal make a small introduction, and then Mukesh may play a first song called Am Shanti Sena. Yeah? And then we can start the discussion. Is that okay? Good. So, Jai Jagat. Yes, okay. Jai Jagat सब लोगों को. Jai Jagat. मेरा नाम जिल बहन. Jai Jagat, Jai Jagat. And बहुत पहले मैं कनाडा से आई थी इंडिया में और कई साल में इंडिया रहती हूँ. And at the moment we live in Kerala, and I am so happy to have had a life which gave me such a model as Mahatma Gandhi. I did not grow up in Canada knowing much about Gandhi, but where I learned about it was when I went to the Himalayas near Tehri Garhwal and worked with a community of women. It was from them that I first heard about Gandhi. And I realized that to motivate women, that one has to go to what is meaningful for them. And these women found great meaning in Gandhi's ideas and principles. And it was from there that I started my journey. So I have lived in India many years and also been able to travel from India to various countries. And more recently, in the last 10 or 12 years, have been working on finding ways to communicate Gandhi to various peoples, cultures, and communities so that they could benefit not only in community development and in their various works, but also personally in their own lives. So this is a brief introduction, and maybe we can now invite Rajgopal to make a brief introduction before having the first song. Would that be okay? And then we will show that thing.
या राजगोपाल भाई, राजगोपाल भाई के बाद तुम चलाना। या तो बहुत धन्यवाद कैलाश भाई को, मुकेश भाई को, और जिल भी आ गए। बहुत अच्छा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग गांधी को गहराई से समझने का कोशिश कर रहे हैं। ये वेबिनार का एक बड़ी उपयोगिता यही है कि हम लोग गांधी को नजदीक से और गहराई से समझने का कोशिश करें। और एक अच्छी बात जो मैं जब से चंबल घाटी में काम शुरू किया 1970 में, 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तब से हम ये समझ रहे हैं कि गांधी जी का विशेषता रही है कि वो छोटे काम में क्रांति का दर्शन करते थे। तो किसी ने नहीं सोचा चरखा में कोई क्रांति हो सकता है, लेकिन चरखा में क्रांति का दर्शन किया। एक मुट्ठी नमक में क्रांति होगा किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने एक मुट्ठी नमक में क्रांति का दर्शन किया। ये जो कैपेसिटी है, बहुत साधारण लोग जिससे जुड़ सकते हैं, उस प्रकार के एक तरीके से पूरे देश को जोड़ने की जो प्रक्रिया है गांधी जी का, वो बहुत प्रेरणादायी रही है। इसलिए मैंने जिंदगी में पदयात्रा को पकड़ लिया कि मुझे लगा कि हर एक आदमी तो चल सकते हैं, चलने में क्या दिक्कत है? आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, लेकिन चलना, वो तो छोटे बच्चे भी चल सकते हैं, बड़े भी चल सकते हैं, महिला भी चल सकते हैं, पुरुष भी चल सकते हैं। ये चलने का जो कला है, इसमें हमें लगा कि लाखों लोग जुड़ सकते हैं कि भारत जैसे देश की समस्या का अगर हल है, उसमें है कि लाखों लोग चल पड़े। तो ये जो दर्शन है, वो विनोबा जी से, गांधी जी से, सबसे हमने जो सीखा है, उसका प्रयोग करके देख रहा हूं मैं निरंतर कि ये प्रयोग बहुत छोटा किया है, लेकिन आने वाले दिनों में उसको बहुत मल्टीप्लाई करने की इच्छा है। तो बहुत अच्छा है कि इस वेबिनार के माध्यम से और साथियों से मिलने का मौका मिल रहा है और अपने सर्कल को और एक्सपैंड करने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आज हम लोग एक डायलॉग में भाग लेंगे, हम सब लोग मिलकर आपस में बातचीत करेंगे और सोचेंगे कि विषम परिस्थिति में गांधी के जो छोटे छोटे प्रयोग से सीख के हम क्या कर सकते हैं, ताकि अगले पीढ़ी के जो सवाल है कि तुम लोग क्या कर रहे थे, उस सवाल का जवाब आज हम खोज सकें, उसको कर सकें। तो उस दृष्टि से इस वेबिनार का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं आभारी हूँ कैलाश भाई के प्रति और मित्रों के प्रति, क्या और मैं विश्वास करता हूँ कि ये चर्चा सार्थक होगा। थैंक यू। अब क्या कर रहे हैं? जिल बहन जी कह रही थी कि क्या मुकेश, क्या था इनका निर्देश? क्या सर? I'm Shanti Sen. I think I've lost my picture. some song है वो चला। ये पहले सॉन्ग है ना? कोई गीत है, पहले वो शुरू कर दो। हाँ। कौन सा सॉन्ग प्ले करना है पहले? इनका कोई गीत है, उसको चला। I'm Shanti Sen. मेरे पास कई सारे सॉन्ग आए हुए हैं मेल में, तो जय जगत सॉन्ग प्ले करना है पहले। जी। हाँ। और आवाज बढ़ा दो।
संस्कार हो सबका सबसे प्यार हो जहान हवा चले जग कहे भले भले शांति की हवा चले जग कहे भले भले दिलों के सहना दिलों के रात रंजित भले अभी तो अभी नहीं जरूरत है उसका, अभी करना है। I think some difficulty with the video.
Kailash Bhai. So maybe we just begin. दिक्कत हो रही है क्या मुकेश? कुछ दिक्कत हो रही है क्या वीडियो बजाने में? आवाज बहुत कम आ रही है। यस आई थिंक जी। तो इसलिए दोबारा से एक बार दोबारा डिस्कशन शुरू कर। We'll discussion शुरू करें. Maybe Discussion शुरू कर। the mark. yeah. So let us start, and if in between it is getting okay, can start. Yeah, thank you so much, Kailash Bhai, for putting together this topic of the eternal necessity of Gandhi. And I think as part of we're just concluding the 150th anniversary now of Mahatma and Kasturba Gandhi. And as you know, in this past year, we had a group of 50 international persons from many different countries, and they started walking from New Delhi to Geneva. And this was... Can you hear me, Kailash Bhai? Yeah, I can hear you. Yeah, okay. मुकेश लोगों के कमेंट को फ्रंट में ले आओ, कमेंट फ्रंट में लाओ लोगों के कमेंट को. And what was so interesting about this walk that we started last October 2nd, and we walked for 5.5 months through 6 countries, through India, Pakistan, Nepal, UAE, Iran, and Armenia, very difficult, conflicting countries. And we traveled through these countries, spreading the message of peace and nonviolence. And the reason that we thought this walk was so important was so much of nonviolence and Gandhi work has been done in India, but very few people understand it in many other countries. So we felt this was an opportunity through the march to take this to people outside India. We also felt that there were so many difficult social issues which needed to be looked at. And people needed to tell us what their problems were so we could take them on to Geneva. And we also felt, as we were beginning this march, that we needed to tell the global policymakers some of the difficulties of their policies so that we could try to make an influence and bring together civil society to change some of the development priorities. And so this was the reason for the walk, Kailashji. But what is so interesting is that even though we had to stop it after 6 months in Armenia, and all 50 marchers went home safely, thankfully, there is a group today who is completing our march and marching from France into Geneva. And they are doing this right now as we speak. And they will arrive on the 25th of September. And that would have been the day that we would have arrived in Geneva had we been on our march. So you can imagine, we walked for 3,000 kilometers and experienced so much in that march. But what is interesting, when you're working on a Gandhian campaign, like the Jai Jagat, the Jai Jagat was an effort to emphasize inclusion, to emphasize that no one should be left behind. And when you work on a campaign like that, it requires a lot of different people from different places
And we had worked for 6 months. We had worked for six months to, we had worked for 6 years to help people to understand the importance of the Jai Jagat. And we had many youth meetings in India and women's meetings, international ones. And we also traveled to 12 or 14 countries and explained to them why the Jai Jagat was important, and basically had to really work to see how much interest was there for people to join this big Gandhian campaign. And you would be surprised what our findings were. That in the 6 years, in the lead up to the Jai Jagat, we went to Colombia, we went to Nicaragua, and to Canada, and to Armenia, which is what you see in the pictures. And we talked and we found out that they actually had a lot of nonviolence in their already they had done. So if I could just tell the viewers a little bit about the nonviolence and Gandhian work that is done outside of India, that we try to identify so we could pull it in to the Jai Jagat campaign. So the first one was in Colombia, and this was back in 2014. I think what you're seeing in the film there, Kailashji, will come later. So we can just do that later. But in 2014, we went to Colombia, and they were negotiating at that time a peace agreement between President Santos and FARC, which was an underground movement. And we went to the northwestern part of Colombia, and we found various peace and biodiversity zones that had been set up. Now, what happened in Colombia, just want the viewers to understand, 6 million people had been displaced from their land. These were formerly slaves from Africa who had lived centuries in Colombia, and palm plantation and cattle ranchers had come to displace them off their land to make their lands profitable. And you can imagine when you have 6 million people, as we see so much migration in India, we understand the problems of migration. And so what happened was these people on their own accord came back to their places where they had been displaced and set up peace zones and peace villages. And there one of the ones that we met was a peace zone of 200 people living together in a collective farm in Colombia. And they had a grandmother was actually their leader, Sister Marie Lithia. And this group had learned how to keep peace in this area, in this community, in spite of all the gangs and the violence outside their community. And so when we joined them in their community and spoke about nonviolence, they immediately understood Gandhi. They wanted to understand how India had been building social movements in the name of Gandhi. And we built a collaboration which led towards the Jai Jagat March.
a second country that was very, very important after the peace zones in Colombia was in Nicaragua. We found that 60% of the country was actually part of the autonomous region of Colombia, where they had built a model of governance like Gandhi's Swaraj. It was all village level governance. And they had in every village, not just like our Panchayat Raj, but they had their own police and judge and mayor in each village looking after the affairs of the village. And we found that this model in Nicaragua was very encouraging, because what it was showing is that Gandhi's Swaraj actually worked. And we found out that in Philippines, in Thailand, and in other places, there is a similar kind of community that has been built, like the autonomous region of Nicaragua. A third example where we met nonviolence and saw the dreams of Gandhi was in Canada, where we went. One of the largest freshwater lakes, called the Great Lakes in Canada, on the border with the United States. In 2003, an Anishinaabe First Nations, that is an indigenous group, they decided that they would walk around the water body and protect the water. They were water protectors. And one woman who was in her 70s, Josephine Mandamin, she walked 17,000 kilometers around these Great Lakes to show that we need to protect our water sources. And I think that, like Gandhi on his Salt Satyagraha, Vinoba Bhave on his Bhudan Yatra, these are long walks which bring a consciousness, a spiritual value to politics. And people began to see their water bodies differently. So I've covered Colombia, the peace zones. I've looked at the Nicaragua village Swaraj, and told you about the grandmothers of the indigenous group in Canada. I just want to give one fourth group of Armenia. So here was a group of young people that was, here is a group of young people that effectively were very frustrated with their regime, their political regime. It was highly corrupt government. And so they realized their tuition fees were very high. They were not able to get the right courses at the university. They felt their university was going down in quality. And they decided to get organized. And they got organized in 2008. And for many years, they thought, oh no, this government, this difficult, corrupt government will never go. And it's making, it really was corruption from the time they became independent from the Soviet Union. But over the course of time, this youth group decided that they would stick to a non-violent action. They thought for some time they would become violent, but then they chose non-violence. And they decided to get all the universities and young people mobilized, which they did. And they backed a candidate who was very interested in promoting non-violence and non-violent governance.
the present Prime Minister, Nicole Pashinyan. And through their uprising in 2018, they were able to bring about a complete change of government. And we're going to see that in the film in a few minutes. I think what I want to just say in reflecting on these 4 examples of nonviolence that are so important to show that the Jai Jagat has relevance not only in India but in many parts of the world, that I want to come back now to the yatra, to the 50 people when we were marching, and to the viewers today. Because the question comes, how do we make our society more nonviolent? You know, we realize that there is so much violence, and how do we make change? And we used to begin with our marchers to always remember the Gandhi's talisman. You know, whenever you're in doubt or when the self becomes too much, apply the following test. You know, recall the face of the poorest and weakest man or woman whom you've seen, and ask yourself if the step you're taking is going to be any use to him or her. And will they gain anything by it? Will it restore a control over their life and destiny? In other words, will it lead to freedom, Swaraj, for the hungry and spiritually starving millions? Then you will find your doubts and yourself melt away. This great talisman of Mahatma Gandhi was always where we went in our training in the Jai Jagat, in preparation, but also as we were on the march. We realized, as all of the viewers are well aware, that we have huge violence today in the form of polarized politics. We have an economy that is serving a smaller and smaller elite that are leaving millions behind under the poverty line. And this COVID crisis has shown us how structurally violent the economy is. And we also know that many young people feel so disconnected because of almost a lack, an isolation, an emphasis on individualism, individual competition, getting ahead. So what we found with the young people on the march, as well as the young people we met, was what they do. They need to get out and meet people and not just stay within their comfortable society. And they have to learn from others if they're really going to take up Gandhi's talisman. In the 3,000-kilometer march, we were in forests, we were in villages, we saw community after community after community of people. And our eyes were opened because getting out and seeing people, particularly the most marginalized people we met, who were the nature-dependent communities in the forests, trying to protect their forest land, trying to protect their water resources, trying to protect their livelihoods, and so on. These people it became clear that that people are facing so many challenges with mining, like coal mines that we see, and so much mining activity, industries, industrial agriculture, creation of housing,
areas and recreation activities like nature tourism. All of this is having such an impact on people who are the poorest man or women that we have ever seen. And it became clear to us that unless we bring the most marginalized communities into the mainstream and have their issues be the center of our development, we will all face huge violence, extreme poverty, and social discrimination. Plus, of course, nature-dependent communities are helping us to look after our planet and could be the trustees of our resources. So as we were looking at this, we realized that we have a message to take to Geneva. We have a message in 150 years of Gandhi's anniversary. We have a message in Jai Jagat. And that message is that we really need to get common, ordinary people's needs addressed, and at the same time show how the economy that we have today is creating so many false needs for people who have some prosperity, and that we need to balance, not just ask the government to have more social welfare programs, but to take individual responsibility as well to see how to bring more equity. And these were the messages, what we called the 4 pillars, which we were trying to take on this long march to Geneva. The pillar first of stopping or eradicating poverty, and really taking that #1 sustainable development goal seriously. The second was removing social discrimination, whether caste, race, or gender, and getting real action, not just a lot of noble plans. And the third was to address climate change, not to spend another minute without fast-tracking green energy and climate proofing in every part of our development. And fourth and finally, to reduce conflict and to reduce war. And these seem to be absolutely critical. Now, what is very interesting is that it was necessary for us to bring these ideas to Geneva, and we have not been able to go to Geneva, but at least we are able to ask the question, what can we do locally? How do we come together? And how do we continue to make this change? As you know, the Sustainable Development Goals should be completed by 2030. So we have a 10-year window in which we can take some of these ideas forward. Now, many people, when we were on the Jai Jagat and in the Gandhi work, ask, what is the difference between a satyagraha and a protest, And a satyagraha, like Gandhi's Salt Satyagraha or the Ekta Parishad Land Rights Satyagraha, is a way of not only putting the grievances of invisible people, making them visible to the status quo or policymakers, but a satyagraha is also helping to bring goodness also into the satyagrahi themselves. Because if we really want to deal with
any kind of conflict, we always have to look at transformation and transforming a conflict. So a satyagraha is also learning to be good to an opponent in the middle of really difficult conflict. Not easy to be good to an opponent. And many people can speak a nice language, but one has to feel that goodness inside. And that was really the challenge that Gandhi was bringing to us, is in this age where we see so much corporate avarice, so much predatory capitalism, and we see so many people suffering, such a huge suffering masses. How do we not only transform ourselves inwardly to be good, how do we bring that good out and build campaigns like the Jai Jagat? You know, many people have asked, how do you bring this kind of Gandhian nonviolent action to women, you know, to gender unequal situations? And I remember that I brought when I came from Canada so many years ago, and I was working with women's groups, the idea that I had was that we wanted to empower women, until I realized that power itself can be a very negative force on women. And so we need to change the nature of power if we're going to work on women's empowerment. Over the years, I've began to see how women have gained self-confidence, not only in India, but in so many other South countries. They've taken many steps in life. Many of the girls, young women, are coming up as real leaders, thanks to their fathers and to their family members. But what is interesting is that women have this capacity to be, you can build their autonomy, but they have this natural, I would say, sense of community that should not be lost sight of. Really, one of the keys in nonviolence, as I've understood it, is that we want individuals in community, not individualism. So as we're building women's to become more empowered and more confident and more autonomous and less dependent on men to protect them, taking steps to build their communities. But women need to do that in community and not lose sight of the community, because the natural cooperative style that women had because of their family positioning, their childbearing attributes, this needs to be enhanced so that women also can bring a greater cooperation within the communities in their process of their empowerment. I think Gandhi recognized this when he said, quote, "There is no occasion for women to consider themselves subordinate or inferior to men. Women are the companions of men, gifted with equal mental capacity. If by strength, however, it is meant to be moral power, then women have immeasurable more than men. If non-violence is the law of our being, the future is with women." Many of our activist friends who are working on women's empowerment are not perfectly, do not really see this and value
this advice that was given by Mahatma Gandhi. But I believe as we see the women leaders coming from the grassroots who have faced so much difficulty, both in terms of their gender, but also in terms of poverty, and how they've pushed and struggled to overcome this, if they can maintain the nonviolence as they're doing it, a sense of transcending the petty conflicts that are always with us, and have that kind of leadership, there is no doubt, and I've seen it, there have been many instances of women who have been incredible leaders, not only in India, but in many other countries as well that suffer from poverty and discrimination. So, I think I've spoken a little bit about our preparatory work for the Jai Jagat and the 4 countries that we went to of Colombia, Nicaragua, Canada, Armenia. I've talked a little bit about how the young people on our march learned so much about Gandhi's talisman. I've mentioned how it's not easy to shift from this notion of women's empowerment to women having a nonviolent power within their development. But these are all ways that I wanted to show the eternal necessity of Gandhi. I end with Albert Einstein's quote because I think this is something that bears testimony of the title of the workshop, Eternal Necessity. Albert Einstein said, "Generations to come will scarce believe that such a one as this, as ever in flesh and blood, walked upon this earth." If someone like Albert Einstein, who is so well respected in the field of physics, can stand back and see the moral and ethical role that Gandhi played in the world and showed it as being so important, especially at the time of the creation of the atomic bomb, I think these are words we take with great seriousness and understand its import. I would like to end here and thank all the viewers for sticking with my English. It was very hard to prepare this speech and to think of doing it in Hindi. My Hindi is Bacha ke Hindi, so it would have been difficult for me to do the whole speech in Hindi. But I spoke slowly because I really want to reach your heart to say that Gandhi, we must continue in the days to come to bring his vision and to apply the practices in our own life, always keeping in mind Gandhi's talisman. Thank you very much. Jai Jagat. What a great journey. Colombia, Nicaragua, Armenia, Canada, and then you had a plan to go to Geneva. And this cruel COVID-19 did not allow you to do this. But anyway, planning is there. And if not this year, maybe 2020, we will go and we'll give the message that, Gandhian way is the only way to unite the people of the world. If you want to kill someone, kill the hungry. The hunger of the people, not the hungry. Say that no one is sleeping without having food. Say the women are well respected everywhere in the world. Say, in India it is said that if after Buddha
anybody born in with their flesh and flesh and blood, he was Gandhi. Because the followers of Gandhi, the monks and the kings, they also visited various parts of the world, but they visited with the message of fraternity, brotherhood, compassion, karuna, with artistic ability. So it was that mission. It was also during that time a kind of Jai Jagat, because they want to enter each and every possible part of the world with one message: love humanity, love humans. And you have been doing the same thing. And very appropriately, you have said the difference between satyagraha and the movement, because they are two different things. Again, you have taken clues from the Gandhi writing, and those who have been practicing. You have also talked about the Einstein statement. आने वाली, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग इट, आने वाली पीढ़ी को यह विश्वास नहीं होगा कि हार मांस का बना हुआ एक आदमी भारत के इतने जनताओं पे एक छत्र राज किया करता था. That was the power and telescope of Gandhi. And this is what we say, I see Gandhi in you. I see Gandhi with everybody you have been working with. So, Lok Mein Gandhi, Lok Ke Gandhi, that was the title. And, very interestingly, Padma Shri, Usha Kiran Khan is there. So, when I was deciding the title, I had a discussion with her. And she said, it is the appropriate title. And then in English, I say, eternal necessity of Gandhi. And you have picked up so well. And language doesn't matter. What matter your engagement? The way you were pronouncing the word, every word was coming with its meaning. Every word was self-explained with your emotion. All the audiences could have managed to digest whatever you wanted to say. So it is the first round. And thank you so very much, ma'am. Madam Jill Carr Harris. Dr. Geeta Malhotra, who is the country director of Read India, she says, love humanity, love human beings, don't create comparisons, differentiation, whatever it may be. Exactly what you have said, she is saying the same thing. That means she has been congratulating you. She also says, Gandhihood must continue as a practice in behavior, sharing the value learned. And again say, Lok Mein Gandhi, Lok Ke Gandhi, the time has to practice this value. People's Gandhi, Gandhi in people, the time has come when you should follow this thing. Thank you so very much for the first round. Now I am going to request Raj Gopal Bhai ji. राजगोपाल भाई जी को मुकेश ला सकते हो लाइन में? राजगोपाल भाई जी आ जाए. मेरे सुनाई पड़ रहा है? अच्छा, ओके. आ रहे मुकेश, हाँ, गुड. राजगोपाल भाई जी नमस्कार. नमस्ते. नमस्ते. आपको शुरू करने के पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके एकता परिषद के एक दो जगह में गया. राजस्थान में एक जगह है बारा, और 12 जिले में आपका एकता परिषद काम करता है. वहां पर मोदी जी हुआ करते थे. मोदी जी हुआ करते थे. और मोदी जी, हाँ, और मोदी जी के साथ मैं रीड इंडिया के कंट्री डायरेक्टर गीता मल्होत्रा जी है, तो उन्होंने मुझे बेसलाइन सर्वे करने के लिए भेजा था. और मैं मोदी जी के साथ सहरिया आदिवासियों में, खेरुआ लोगों में, वहां के लोगों में, गांव-गांव में घुमा, और मैंने अनुभव किया कि वो आदमी जो वो मोती जी थे, वो साक्षात गांधी के अवतार थे. चूल्हे में बैठना, उनके साथ एक साथ खाना, लोगों की अनुभूति को समझना, और वह जो था अपने आप में अपूर्व था, उसको आप जीते हो. आप आए हो, बहुत खुशी की बात है. एंड थैंक यू गीता मैम फॉर कमिंग हियर. एंड बाय वे ऑफ कमिंग हियर यू हैव मेड दिस इवेंट, an eternal event. Thank you so very much for becoming the part of this event. Sir,
मैम ने तो कह दिया आपकी यात्रा अनंत है और आप भी गांधी के रूप हो, जो गांधी के लिए काम करता है वही गांधी है, तो आप अपनी यात्रा। या तो बहुत 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 धन्यवाद। मैं सबसे पहले उषा किरण बहन को धन्यवाद दूं कि उन्होंने कैलाश भाई से परिचय कराया। फिर बाद में मालूम पड़ा जिल और कैलाश भाई पुराने दोस्त है, नहीं? और मुकेश भाई को भी धन्यवाद, उन्होंने पूरे टेक्निकल अरेंजमेंट में मुझे मदद किया। तो ये बहुत सुंदर अवसर है कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी के 150 वर्ष और विनोबा जी के 125 वर्ष, इस समय हम सब लोग बैठकर कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान समस्याओं का कुछ हल खोजने का, और जितने गहराई में हम जा सकेंगे उतना अच्छा है, ताकि समस्या के हल खोजने में मदद मिलेगा। प्रारंभ में मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि भारत देश त्योहारों का देश है, इसलिए धीरे धीरे क्या महात्मा गांधी का जन्मदिन त्योहार हो गया, विनोबा भावे का जन्मदिन त्योहार हो गया। ये जो त्योहार मनाने का जो आदत है, ये त्योहार मनाने वाले देश का खतरा ये है, ये सारी चीजों को त्योहार में बांध देंगे और छुट्टियों में बांध देंगे। तो मेरा निवेदन है कि ये जो डिस्कोर्स है, डिस्कशन है, इसको और ज्यादा गहराई तक जाने का कोशिश करें, क्योंकि एक अच्छा अवसर है कि हम कुछ समस्याओं का हल खोजने का सामूहिक प्रयास करें। गांधी जी ने नॉन वायलेंस को एक पावरफुल टूल के रूप में सिर्फ कह के नहीं बताया, उन्हें करके बताया। अब बहुत सारे लोग उसको हंसी मजाक में कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके ये साबित हो जाए कि नॉन वायलेंस बहुत पावरफुल टूल नहीं है, वायलेंस ही पावरफुल टूल है। इसको साबित करने में बहुत लोग लगे हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने करके दिखाया है कि नॉन वायलेंस बहुत पावरफुल टूल है। विश्वास करने में कठिनाई है, ऐसे लोग तो उसको नकारने का कोशिश करेंगे, लेकिन जिन लोगों को समझ में आया कि ये टूल जो है, नॉन वायलेंस जैसा जो औजार है, इसको इस्तेमाल करके परिवर्तन किया जा सकता है, तो उस ओर बढ़ने का समय है। क्योंकि कह के सुनाना एक बात है, करके दिखाना दूसरी बात है। तो महात्मा गांधी ने कह के भी बता दिया, करके भी बता दिया। तो अभी इसको प्रयोग करने का समय है। अगर हमको लगता है कि इस टूल में ताकत है, इसमें गहराई है, उसको इस्तेमाल करने का समय है। क्योंकि इतने विषम परिस्थिति में भी हमने नॉन वायलेंस को इस्तेमाल नहीं किया, उसका प्रयोग करके समस्याओं का समाधान नहीं खोजा, फिर कब खोजेंगे? वैसे ही हमारे विनोबा भावे ने ये करके दिखाया है कि करुणा जो है, करुणा का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि बहुत लोगों ने कोशिश किया ये कहने का, ये तो क्रांति को समाप्त करने के लिए बीच में आकर टपकाए वगैरह, लेकिन उन्होंने करके दिखाया कि करुणा के माध्यम से बहुत समस्या हल हो सकती है। अगर ये करुणा रस जो है समाज में, इसको जगा सके तो बहुत समस्याओं का हल किया जा सकता है। तो एक तरफ करुणा रस को जगाने की सबक विनोबा भावे के द्वारा, और दूसरी तरफ नॉन वायलेंस को इफेक्टिवली इस्तेमाल करने का सबक महात्मा गांधी द्वारा, इन दो चीज को अगर कर लें तो समस्याओं का निदान है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि एक तरफ बहुत गरीब लोग और परेशान लोग, उनको नॉन वायलेंट तरीके से संगठित करने की जरूरत है। दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय लोग, खाते पीते लोग, उनके अंदर करुणा रस को जगाने की जरूरत है। अगर ये दो चीज हो जाए तो समस्या का हल है। क्योंकि मैंने बड़े बड़े आंदोलनों में इसको महसूस किया है। जब 25,000 लोगों को, 50,000 लोगों को लेके संगठित करके ग्वालियर से दिल्ली की ओर जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि अहिंसात्मक संगठन का ताकत क्या है। लेकिन उसी समय मैं समझता हूं जब सड़क के किनारे हजारों लोग खड़े होकर, मध्यम वर्गीय लोग खड़े होकर, दूध लेके, खाना लेके, चपाती लेके, पानी लेके जब खड़े होते, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर जो करुणा रस है वो जाग चुका है। तो उसका बहुत बड़ा असर होता है कि इसलिए
बापू के रास्ते पर, विनोबा जी के रास्ते पर चलने वाले लोग आने वाले दिनों में इस कॉम्बिनेशन को जोड़ने का कोशिश करें कि अहिंसात्मक संगठनात्मक ताकत और करुणा को जगाने की ताकत, अगर ये दो चीज जोड़ सके तो बहुत परिवर्तन की गुंजाइश है। आज तो हमारे थोड़ा सा कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है, तब तक वो आ रहे हैं। मैं बता दूं कि इन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से यह प्रमाणित करने का कोशिश किया है कि गांधीयन वे ही जीवन का सही तरीका है। और एक एक पदयात्रा में 25,000 30,000 के लोग चलते हैं। जो गांव के लोग हैं, जो आदिवासी है, वन निवासी है, उनको इनमें बहुत विश्वास है। वो इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। इनकी मान्यता है कि अगर आप बड़ा काम करना चाहते हो तो छोटे छोटे चीजों को लेके करो। अगर गांधी नमक सत्याग्रह से पूरे भारत में तूफान ला सकते हैं, अगर गांधी नीलाहा मजदूरों के काम को लेकर अगर वो भारत को यूनिफाई कर सकते हैं, अगर गांधी चरखा को लेकर भारत में परिवर्तन ला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ला सकते। और इन्होंने वही करने का कोशिश किया है जिस तरह से इन्होंने और इनके साथियों ने। जी आप बताएं, मैं आप ही की बात कर रहा था, आप शुरू करें। बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन। मैं आज अपनी बात को चंबल घाटी के ग्वालियर शहर से कर रहा हूँ, नहीं तो ग्वालियर शहर चंबल घाटी में है, और ये वही जगह है जहां समर्पण हुआ 1972 और 74 के पीरियड में। 1972 में मध्य प्रदेश में हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके बाद फिर राजस्थान में हुआ। तो बहुत सारे बागियों का समर्पण इस जगह पर हुआ। एक 2-3 साल के दरमियान में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, विनोबा जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय सुब्बाराव जी के नेतृत्व में वगैरह। तो एक महत्वपूर्ण जगह है। और मैंने हाँ और किसी रिमोट एरिया में है, राजगोपाल भाई जी केरल के किसी रिमोट एरिया में हैं, इन बिटवीन अगर झील बहन जी को लगा पाओ मुकेश तो लगा दो। और डॉक्टर गीता मल्होत्रा कहती है कि नॉन वायलेंस एंड करुणा बोथ कैन ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। यस। और पद्मश्री उषा किरण खान भी कुछ ऐसा ही कह रही है, वो कह रही है करुणा सर्वश्रेष्ठ ताकत है। गौतम बुद्ध भी करुणा की बात करते थे। बहन जी जब तक बीच बीच में उनका लाइन कट रहा है, चलिए आ गए आप लाइन में ही रहिए, कभी कभी ये कट जाएंगे तो आपको ले आऊंगा। प्लीज स्टे विद अस, जिल बहन जी स्टे विद अस, वी मे नीड यू, यू नो, व्हेन ही इज आउट आई कैन ब्रिंग यू इन। और वहां भी तो म्यूट कर लीजिए, सबका माइक म्यूट करेंगे तो ठीक से जाएगा। ओके, सो मैं ये कह रहा था, मैं ग्वालियर से अपने बात को कह रहा हूँ, चंबल घाटी का जो केंद्र है। और यहाँ बागियों का समर्पण हुआ 1972 में मध्य प्रदेश में, 1973 में उत्तर प्रदेश में, 74 में राजस्थान में। तो करीब कई बागियों का समर्पण हुआ। तो इसमें क्या एक सीख मिला, कुल मिला के महात्मा गांधी का सिद्धांत का जो दर्शन हुआ, एक तो हमने पहले समझा है कि डायरेक्ट वायलेंस को समाप्त करना। तो डायरेक्ट वायलेंस तो जब डाकुओं का आदन था तो डायरेक्ट वायलेंस था कि यहाँ बंदूकधारी लोग लूटते थे, पकड़ करते थे और पैसा वसूलते थे, मारकाट चलता था यहाँ। लेकिन उसके बाद समर्पण के बाद हम लोगों ने ये कोशिश किया कि इनडायरेक्ट वायलेंस भी खत्म होना है। समाज में हम ये सोचते हैं कि बंदूक खत्म हो जाएगा तो समस्या खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है, दमन है, ये जो समाज की विषमता है,
अगर ये समाप्त नहीं होगा तो सिर्फ ऊपर ऊपर से वायलेंस खत्म हो गया कहने से काम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ जो प्रयोग हमने किया चंबल घाटी में, तो पहले बागियों का समर्पण का प्रयोग हुआ, उसके बाद फिर आदिवासियों के और गरीबों के जीवन में जो समस्या है उसको खत्म करने का कोशिश किया। तो ये जो महात्मा गांधी का जो आइडिया है कि डायरेक्ट वायलेंस भी खत्म हो, इनडायरेक्ट वायलेंस भी खत्म हो, और मनुष्य और प्रकृति के बीच के जो वायलेंस है वो भी खत्म हो, तो उसका प्रयोग का समय है। क्योंकि जिस प्रकार के चीजों का वर्णन जिल ने किया भौगोलिक ग्लोबल लेवल में, लोग ये मान रहे हैं कि 10 years टू गो, 10 साल के अंदर प्लैनेट खत्म होने का डर है। इसलिए प्लैनेट को बचाना है तो मनुष्य के बीच का तो वायलेंस खत्म होना ही होना है, लेकिन मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो वायलेंस का रिश्ता है उसको भी समाप्त करने का है। तो उस दिशा में महात्मा गांधी से प्रेरणा लेके, महात्मा गांधी के सिद्धांत को समझ के आगे ले जाने की जरूरत है। तो मैं कल जोरा शहर जहां डाकुओं का सही में समर्पण हुआ, वहां लोगों के साथ बातचीत आयोजित किया था। एक तरफ आदिवासी लोग बैठे थे, उन्होंने कहा देखो हमारे सब जमीन चला गया, ताकतवर लोगों ने हमारा जमीन ले लिया। 20% आदिवासियों का जमीन ताकतवर लोगों ने हड़प लिया कहा। दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय लोग बैठे थे, शिक्षक लोग और किसान लोग वगैरह। तो हमने उनसे पूछा कि तुम्हारे मन में जो करुणा है उसका क्या हो गया? तुम्हारे बगल में जब डाकुओं का समर्पण हुआ तो तुम्हारा फायदा हुआ, क्योंकि पकड़ खत्म हो गया, लूट खत्म हो गया। अब इनकी समस्या खत्म नहीं हुई तो आप लोग क्यों नहीं उनको मदद कर रहे? तो इस संवाद की आवश्यकता है, क्योंकि हमने हर आंदोलन में इसको महसूस किया है कि गरीब लोग संगठित होकर अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करें, ये तो जरूरी है ही। लेकिन आपके घर में कोई बीमार है तो आप ये तो नहीं कहते कि तुम बीमार हो तुम ठीक हो जाओ, तुम ही प्रयास करो अकेले। बाकी घर में जितने लोग हैं वो भी लग जाता है कि इस बीमार आदमी को कैसे ठीक करें। कोई पानी ला रहा है, कोई खाना ला रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है। तो जब हमारे समाज बीमार है, लाखों करोड़ों लोग वंचित है, परेशान है, शोषित है, इस समय मध्यम वर्गीय लोग जो लाभ उठा चुके हैं, ये कह के चुपचाप नहीं रह सकते कि तुम्हारी समस्या तुम संगठित होकर हल करो। तो ये समय है कि एक तरफ अहिंसात्मक संगठन का, दूसरी तरफ मिडिल क्लास लोगों को जागने का और उनको मदद करने का, ताकि उनका जो खोया हुआ जीवन की संभावनाएं हैं उसको वापस दिलाने में सब मिलकर प्रयास करें। तब तो एक नए समाज की रचना है। अभी जिस प्रकार के जीवन हम जी रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर दोषी ठहराते हैं गरीब लोगों को कि तुम तो गरीब इसलिए हुए कि तुम्हारे ज्यादा बच्चा है, तुम तो वैसे काम नहीं करता है। एक आदत सा हो गया है, मध्यम वर्गीय स्वभाव का भाग हो गया है, गरीबी के और तकलीफ के पूरा कारण लोगों के ऊपर थोपने का। लेकिन जिस प्रकार के लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जिस प्रकार का कंजम्पशन, जिस प्रकार के हम जीवन शैली को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें तो ये लाखों करोड़ों लोगों को वंचित रहना ही है। तो क्योंकि हमारे एक्सप्लॉइटेटिव लाइफस्टाइल है, जिस प्रकार हमने प्रकृति का दोहन किया है, जिस प्रकार हमने संसाधनों को इकट्ठा किया है अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, उसमें बहुत लोगों को वंचित रहना ही है, उनके लिए संभावना नहीं है। तो उसमें मैं देखता हूँ कि पूरे देश में घूमते घूमते कि करीब 8% लोग आदिवासी लोग हैं, जिनका जल जंगल जमीन सब छीन लिया है और उनके पास जीने के लिए कुछ नहीं। और यही कारण है कि उनके इलाके में ये जो आर्म्ड ग्रुप बढ़ रहा है, क्योंकि आते तो हैं कि न्याय दिलाने के नाम से, लेकिन फिर बाद में वो स्वयं भी उनका शोषण करने लगता है। तो एक आर्म्ड स्ट्रगल की जो संभावना हमने बनाया है, 8% आदिवासियों के जीवन जीने का संसाधन उनके हाथ से चला गया है। 11% करीब नोमैड्स है इस देश में, जो घुमंतु जीवन जीने वाले लोग हैं। आप देखते हैं सड़क के किनारे, नहर के किनारे, नाले के किनारे छोटे छोटे झोपड़ियों में जी रहे हैं और उनके सारे धंधे खत्म हो गए। अगर वो राजस्थान से आने वाले लोहा पीटा से आप पूछो कैसे जी रहे हो, पहले तो हम थोड़ा बहुत लोहे का सामान बना के बेचते थे, अब तो उतना भी संभव नहीं। तो ये मछुआरे हो, नोमैड्स हो, आदिवासी हो, दलित हो, तो 40% से भी ज्यादा लोग बहुत तकलीफ से जी रहे हैं।
और मैंने पूरे देश में यात्रा करके इसको बहुत गहराई से महसूस किया। जैसे गांधी जी को कहा कि आप 1 साल पूरे देश में यात्रा करके समझो, उसी प्रकार हम भी बीच-बीच में 1 साल यात्रा करते रहते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि वास्तव में ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो कभी देखता हूँ कि जीवन जीने का सब संसाधन लोगों से छीन लिया, शहर बनाने के चक्कर में सब उनके हाथ से खो गया और बहुत सारी जगह पर वायलेंस एम्प्लॉयमेंट हो गया। हट्टे-कट्टे लोग बाहर से आते हैं गरीबों को ज़मीन छुड़ाने के लिए, उनको तनख्वाह मिलता है कंपनी वालों की ओर से। सरकारी कर्मचारी अधिकतर लोग इनसेंसिटिव हो गया क्योंकि वो ताकतवर लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते, गरीबों के पक्ष में खड़े नहीं होते। तो ऐसे एक देश में अगर हम लोग इनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे, तो वो अपने जीवन को रीबिल्ड नहीं कर पाएँगे। क्योंकि ये मत कहो कि तुम्हारी समस्या है, तुम अपने आप खड़े हो जाओ, तुम संगठित हो जाओ, तुम्हारी तकलीफ के लिए तुम ही ज़िम्मेवार है कहने के बदले, मिडिल क्लास के अंदर एक जागरण की आवश्यकता है कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग हमारे देश में। इतने गरीबी, इतने शोषण, इतने अन्याय, इतने करप्शन, तो हमें खड़ा होने की जरूरत है, इनके पक्ष में खड़ा होने की जरूरत है। और मैं विश्वास करता हूं अगर गांधी जी के साथ पूरे देश के लोग एक साथ खड़े हो गए, इसलिए आजादी का आंदोलन सफल हुआ। आज गरीबी के विरोध में, जिसका वर्णन जिल कर रही थी, गरीबी के विरोध में, असमानता के विरोध में, वायलेंस के विरोध में, क्लाइमेट क्राइसिस के विरोध में अगर लड़ना है तो सिर्फ गरीबों के ऊपर जिम्मेवारी देने से नहीं चलेगा, उसमें खाते पीते लोगों का, मध्यम वर्गीय लोगों का भी एक बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है। तो आने वाले दिनों में ये ताना बाना कैसे बुन सकते हैं, गांधी के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर, करुणा के रास्ते पर ये ताना बाना कैसे बुन सकते हैं कि ये महसूस करें गरीब लोग भी, ये महसूस करें मध्यम वर्गीय लोग भी कि हमको मिलके इस समस्याओं का हल करना है। एक तो अपील मेरा ये है। मैं ये मानता हूं कि कोविड-19 जो है ये हमको एक मौका दे रहा है। मैं सोच रहा था कि कोविड-19 के कारण लोग जाग जाएंगे और नए ढंग से सोचेंगे वगैरह, लेकिन कोविड-19 के बाद जो देख रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ये तो एक साइंस का प्रॉब्लम है, बीमारी आ गया, बीमारी की समस्या का हल तो साइंटिस्ट ढूंढेंगे और तो फिक्स कर देंगे। ये सोचने के बदले ये पूरे जीवन शैली का सवाल है। हमने वायु को प्रदूषित कर दिया, पानी को प्रदूषित कर दिया, खेत को प्रदूषित कर दिया, इसलिए जीवन शैली बदले बिना इस प्रकार के महामारी से मुक्ति नहीं होगी। ये एक के बाद दूसरा आ सकता है। ये समझने के बदले हम इसको साइंटिस्ट के ऊपर छोड़ के एक प्रकार अपनी जिम्मेवारी से बच रहे हैं। तो ये समझना कि ये गरीब लोग जो लाखों करोड़ों लोग जो वापस जा रहे हैं शहर से उद्योग धंधे को छोड़ के, ये कौन है, कहाँ के लोग हैं और ये क्यों वापस जा रहे हैं और ये जा कहाँ रहे हैं, ये जाके करेंगे क्या, अपने गांव में इनको इनके लिए क्या रखा है। इस बात को इस पर अभी सोचने का जरूरत है। इसलिए इस विषम परिस्थिति में गांधी वापस आए, ये मामला है कि अगर हमारे जनादेश, जन आंदोलन, जय जगत से किसी से अगर गांधी को हम वापस नहीं ला पाया बहस में, तो कोविड-19 ने जरूर गांधी को वापस लाए हैं बहस में, क्योंकि कोविड-19 ने बता रहे हैं कि जीवन शैली को बदले बिना समस्या का हल नहीं है। तो इसलिए क्या है, जिल ने ठीक कहा, उन्होंने कहा प्लानिंग क्या होना चाहिए, प्लानिंग में अंतिम व्यक्ति को नजर में रखे प्लानिंग करो। तो ये बात तो अभी भी किया जा सकता है, अगर बुद्धि है हमको समझने का, इस समय कोविड को देख के समझने का, तो हमको समझ में आएगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। लाखों करोड़ों लोगों को इस प्रकार हजारों किलोमीटर चल के जाने का नौबत इसलिए आया कि जीवन जीने का सारा संसाधन हमने छीन लिया। इसलिए उनको मन में रख के अगर आगे का प्लानिंग होगा और बड़े कारखाने वालों को मन में रख के नहीं होगा तो स्थिति सुधर सकते हैं। दूसरी बात जो है, महात्मा गांधी ने कहा कि भारत देश के बारे में उनकी कल्पना क्या रही है, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ गवर्न्ड विलेजेस यूनाइटिंग इनटू अ नेशन कॉल्ड इंडिया। स्वावलंबी, स्वाश्रयी गांव है, वो गांव जब इकट्ठे होंगे उसका नाम भारत देश होगा। महात्मा गांधी ने कभी नहीं सोचा कि सत्ता का केंद्रीकरण होगा दिल्ली में, उसका एक टुकड़ा जाएगा भोपाल में और पटना में, उसका एक टुकड़ा जाएगा मुजफ्फरपुर में और छोटे गांव में। उन्होंने सोचा कि नीचे से ऊपर की ओर, पेड़ नीचे से ऊपर की ओर जाती है इसलिए मजबूत है, मकान नीचे से ऊपर की ओर जाती है इसलिए मजबूत है, तो गवर्नेंस सिस्टम भी मजबूत होगा जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे,
लेकिन हम लोगों ने सब ऊपर से टॉप डाउन एक मॉडल खड़ा कर दिया और गरीब लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बोझा बना दिया। तो इसलिए गांधी उसी समय कहा कि उनसे पूछा कि प्रोडक्शन का मेथड क्या होगा, तो उन्होंने कहा जो हाथ से बना सकते हैं हाथ से बनाओ, जो गांव में बना सकते हैं गांव में बनाओ, जो छोटे उद्योग में बना सकते हैं छोटे उद्योग में बनाओ, जो हाथ से नहीं बना सकते, जो गांव में नहीं बना सकते, जो छोटे उद्योग में नहीं बना सकते, बड़े उद्योग में बनाओ। गांधी बड़े उद्योग के विरोध में नहीं कहा। गांधी ने कहा कि बड़े उद्योग का एक स्थान है, जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन का एक टाइम है लेकिन जाते ही ऑपरेशन नहीं होता है, तो उसी प्रकार हाथ से गांव से छोटे उद्योग में जब काम नहीं होगा तब बड़े उद्योग में जाने की जरूरत है। तो हवाई जहाज बनाने के लिए जाना पड़ सकता है लेकिन चप्पल जूता बनाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने अपने पूरे मेथड जो है उसको बिगाड़ के गरीबी पैदा किया। और आखिर उन्होंने ये भी कहा, जब अंग्रेज लोगों ने उनसे पूछा मिस्टर गांधी क्या हम आपको मदद कर सकते हैं भारत की रीबिल्डिंग में, उसने कहा मदद मत करो, गेट ऑफ माई बैक, मेरे पीठ से उधर जाओ, तुम ज्यादा और मेहरबानी करने की जरूरत नहीं, मेरे पीठ से उधर जाओ। आज देखिए गरीब लोग जिसके पास भोजन नहीं है कितने बड़े सरकार को वो ढो रहे हैं, कितने ऑफिसर्स को ढोना पड़ रहा है, उसके सबके सिक्योरिटी को ढोना पड़ रहा है, उसके सबके चपरासी को ढोना पड़ रहा है, उसके सबके मकान और बंगला ढोना पड़ रहा है, उनके किराया भाड़ा ढोना पड़ रहा है, उसका पेंशन ढोना पड़ रहा है। इतने बड़ा एक बोझा हमने अपने गरीब लोगों के सिर पे रख दिया है। तो एक तरफ हमने बॉटम अप प्लानिंग नहीं किया और लोगों को कंगाल बनाया, उसके ऊपर से उनके ऊपर एक बहुत जबरदस्त एक सिस्टम को बिठा दिया है। तो गांधी को वापस नहीं लाएंगे तो क्या लाओगे आप? अगर आप, क्योंकि भारत आजाद होने के बाद थोड़ा सा उम्मीद था कि चीजें बदलेंगे। उस समय बाबू लोग अपना बिस्तर बोरी बांध रहे थे। उनने कहा कि अगर महात्मा गांधी कुटिया में रहते हैं, हमको कहाँ वो बंगला में रहने का अनुमति देंगे। लेकिन 4-5 महीने में लोगों को मालूम हो गया कि सब मंत्री तंत्री सब लोग बड़े बड़े बंगला खोज रहे हैं, तो बाबुओं को भी लगा कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वैसे एक अवसर हमारे पास था जब जयप्रकाश जी ने टोटल रेवोल्यूशन की बात की, शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक सब व्यवस्था बदलनी चाहिए। हमने सोचा कि अब तो कुछ बदलने वाला है, लेकिन तब भी कुछ नहीं बदला। तो इसलिए भारत में कई बार मौका आया है, हमने उस मौके का लाभ नहीं उठाया। गांधी के रास्ते पर देश को मोड़ने का काम जब जब अवसर आया हमने नहीं किया। अब कोविड है और कोविड ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक देश की बात नहीं, पूरी दुनिया ही बर्बादी की ओर है अगर आप अपने जीवन शैली नहीं बदलेंगे। तो मुझे लगता है ऐसा ऐसा इतना मूर्ख कौन हो सकता है कि जो इतने बड़े हादसे के बाद भी नहीं जागेंगे। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि इस समय लोगों को जागना चाहिए और अपने पूरे डेवलपमेंट मॉडल को लेके, अपने पूरे इकोनॉमिक मॉडल को लेके, अपने पूरे एजुकेशनल मॉडल को लेके, अपने पूरे गवर्नेंस मॉडल को लेके दोबारा विचार करने का समय है। देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं, जिस प्रकार हम सरकारें चला रहे हैं डंडे के बल पर और ताकत के बल पर, जिसमें लोगों के सहभागिता और डायलॉग उसमें भागी नहीं है, और जिस प्रकार हम अपने विकास मॉडल को शेप कर रहे हैं, जिस प्रकार का इकोनॉमिक मॉडल खड़ा कर रहे हैं, उसमें गुंजाइश बहुत कम है। इसलिए ये अवसर है गांधी को ईमानदारी से समझने का, और त्योहार मना के घर जाना हो तो उसके लिए बहुत गुंजाइश है, लेकिन सही में गांधी को समझ के कुछ करना हो तो ये समय है, ये समझना कि इस समस्या का हल अभी खोजना है। तो मैं यहाँ भारत में कम देख रहा हूं कि उस दिशा में चलने की कोशिश, लेकिन पिछले बार मैंने कई देशों में देखा, ग्लोबल संदर्भ में जिल ने बात की है, तब भी ये ट्रांसिशन मूवमेंट जो देखा मैंने यूरोप में, जिस दुनिया में इस विकास का मॉडल पैदा हुआ है, उसी दुनिया के लोग ये कह रहे हैं कि ये टिकाऊ नहीं है, इसको टिकाना हो तो हमको दीवार बनाना पड़ेगा, बाहर से आने वाले लोगों को रोकना पड़ेगा, इसमें अब क्षमता नहीं है एक और व्यक्ति को लेने का, हम मुश्किल से अपना पेट भर रहे हैं, हमारी हालत इतना खराब हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इस विकास मॉडल में हम ही नहीं टिक सकते, तो बाहर के लोग आएंगे तो क्या करेंगे, तो दीवार बना रहा है, फेंसिंग कर रहा है, नफरत के कारण नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने जीवन बचाने के दौड़ में है। तो अगर ट्रांसिशन मूवमेंट अगर यूरोप का समझेंगे तो लोग गाड़ी छोड़ के साइकिल की ओर बहुत तेजी से जा रहे हैं,
कि उनको लगता है कि गाड़ी टिकाऊ नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल टिकाऊ नहीं है। ये समझ के साथ जा रहे हैं। और कार शेयरिंग की प्रक्रिया तो बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि एक गाड़ी एक आदमी चलाने के कला से बाहर आने का समय आ गया। और खेत की ओर बहुत तेजी से जा रहा है। खेती के लिए संघर्ष, अभी भूमि स्ट्रगल भारत में हो रहा है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन भूमि के लिए जो संघर्ष है, मैंने देखा कि नॉर्थ शहर में, फ्रांस में और बेल्जियम में, इंग्लैंड में एक्सपेंशन ऑफ हीथ्रो एयरपोर्ट के विरोध में भूमि का संघर्ष बहुत तेज। खेती के लिए जमीन चाहिए, लोगों को जमीन की ओर वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि जहर खाना नहीं चाहते और अच्छा खाना पैदा करना चाहते हैं। इसलिए लोग कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का रिश्ता कायम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन खेती के फील्ड में हो रहा है। और उससे भी सुंदर बात है एथिकल बैंकिंग की बात। लोग अपना पैसा बैंक में ले जाके दे रहे हैं और कहते हैं कि इंटरेस्ट मत दीजिए, लेकिन इस पैसे से कोका कोला फैक्ट्री को मदद नहीं करना, हथियार बनाने वाले कंपनियों को मदद नहीं करना, फर्टिलाइजर कंपनियों को नहीं मदद करना, सिर्फ ग्रीन इकोनॉमी को मदद करना। हमारे पैसा तुम्हारे पास रहे, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना। हमारे देश में कब ये जागृति आएगा? गांधी जी के देश में हम तो वही बर्बाद करने वाले पूरे कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रांजिशन मूवमेंट जैसे चीजों से हमें सीखने का समय है अब, क्योंकि अगर ये मॉडल सफल होता, उन्हीं के देश में सफल हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है। तो ये जो समय है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट क्राइसिस की बात जो जिल ने कही, उससे लड़ने का ये बहुत अच्छा अवसर है। उसके लिए गांधी के अलावा कौन हो सकता है हमको रास्ता बताने वाला? और शब्दों का अर्थ खोजने का समय है। मैं ये मानता हूं कि शब्दों का अर्थ खो गया, बहुत जल्दी खो गया, और हम उसको बहुत स्वाभाविक रूप से लेने लगे। डेमोक्रेसी का क्या मतलब क्या है? डेमो का मतलब क्या है जी? सेल्फ रूल का नाम है ना डेमोक्रेसी की। लोगों की व्यवस्था लोग स्वयं करें, उसके लिए तो डेमोक्रेसी है। लेकिन अब तो ये पूरा ही बड़े सरकार और चुनाव और उससे फिर सत्ता को काबिज कर, सत्ता को हथियाना और उसके बाद सत्ता को चलाना, सत्ता के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना, ये जो डेमोक्रेसी का जो मजाक कर दिया हम लोगों ने अपने देश में, और उसको सामने सबने मान लिया कि यही डेमोक्रेसी है, इसी प्रकार चलेगा, इसी चुनाव की तैयारी करनी है, इसी से फिर तय होगा देश का भविष्य। कहीं ना कहीं हमने उस शब्द का अर्थ खो दिया। जिस बात के लिए इतना संघर्ष करके एक डेमोक्रेटिक देश का हमने बनाया है, उसका अर्थ खो गया। वैसे ही डिक्शनरी में आप देखेंगे पॉलिटिक्स का क्या मतलब, डिक्शनरी मीनिंग है पॉलिटिक्स का कि समाज को व्यवस्थित करने का कला, द आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। और पॉलिटिक्स के नाम से हम क्या कर रहे हैं? तो धीरे धीरे सारे जो शब्द है उसका अर्थ खो रहा है और जीवन का मूल्य भी उसी प्रकार खोते जाएंगे। इसलिए समय है कि हम लोग शब्दों का अर्थ की ओर जाएं और शब्दों के अनुकूल संरचना के लिए तैयार हो हम सब लोग मिलके। और उसके लिए गांधी जी ने जिस प्रकार की भावना की, उनने जो भावना दी हम लोगों को, किस प्रकार के विकास होना चाहिए, जिससे सबका ऑल इंक्लूसिव विकास का क्या मॉडल हो सकता है वगैरह। तो मुझे लगता है कि ये समय है इस प्रकार के संवाद को आयोजित करना और इस प्रकार के संवाद के माध्यम से सही में उस रास्ते पर चलना। क्योंकि ये अगले साल के लिए नहीं कर रहा हूं, कल क्या करना, ये सवाल हम सबके सामने है। और परसों किसी सभा में किसी ने कहा कि राजगोपाल से निवेदन है कि सारे गांधीवादियों को एकत्रित करें इस समाज के सामने जो खतरा है उसको फेस करने के लिए वगैरह। तो मुझे लगता है कि चैलेंज हल्का है। तो इस प्रकार के संवाद कुछ दिन और चलेगा, लेकिन हम लोग जल्दी से जल्दी इकट्ठे होकर रास्ता खोजें। उसमें हमारे उषा किरण बहन जी और सभी लोग इसमें मार्गदर्शन करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि हम लोग एक सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। तभी तो गांधी जी का 150 वर्ष मनाने का, विनोबा जी का 125 वर्ष मनाने का अर्थ है। और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे उम्मीद करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ। सबको जय जगत। कहाँ कोई सुनाई पड़ रहा है? उन्होंने म्यूट में बोल रहे हैं तो बोल दीजिए। आपने सारी बातें बता दी
और एक बात जो आपने बताया वो बिल्कुल दिमाग खोलने वाली बात है कि जिस देश ने विकास का मॉडल डेवलप किया, जिसको आज हम आंख मूंद के फॉलो कर रहे हैं, वो देश उस विकास के मॉडल से पीछे जा रहा है। उस देश के लोगों में ये जागृति आ गई है कि बैंक में पैसा डालो, बैंकर्स को कह दो कि हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पैसे को आप उनको ना दो जो अस्त्र बना रहे हैं, उनको ना दो जो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, उनको ना दो जो गलत काम कर रहे हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन वालों को दो, सही काम करने वाले को दो। और हम लोग जो है उसमें करने जा रहे हैं। आपने सही कहा, भारत में देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ शब्द ब्रह्म, एवरी वर्ड इज गॉड, और उस शब्द ब्रह्म का अर्थ ही खत्म हो जा रहा है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पहला चीज जो दिमाग में आता है कि वो एक ऐसा प्राणी है जो हमें अपने हित के कारण बर्बाद कर रहा है। दिस इज द वेल एक्सेप्टेड, कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया इन टुडेज कंटेक्स्ट। और जो पूरे विश्व का और भारत का जो उदाहरण दिया आपने, हमने देखा है आप ही के साथियों के साथ घूम के कि किस तरह से वहां के लोगों के जमीन को छीन लिया गया, वहां पर लोग जाके दूसरा खेती कर रहे हैं, बहुत खराब है। और ये एक जगह नहीं है, बहुत जगह इस तरह की समस्या है। और उस सारी समस्याओं का अगर एक व्यक्ति सॉल्यूशन लेकर आता है तो वह है गांधी। गांधी के विचार, गांधी के जो ऑर्डर एक्शन जो होते थे, जो प्रयोग होते थे, वह है वो विनोबा जी कहते थे कि जो बहने बूने, जो बूने वो काटे, जो काटे वो उगाए। मतलब कि अगर एक वीविंग के प्रोसेस में एक पहनने कपास उगाए भी, उसको स्पिन भी करे, उसको वीव भी करे और उसको स्टिच भी करे और उसको पहने, तो एक जो 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 सेल्फ डिपेंडेंस का, सेल्फ डेवलपमेंट का एक मॉडल हो सकता है, वो मॉडल हो सकता है। मैं आपको केवल ये कह रहे हैं कि गांधी ने अगर पटेल सुभाष को छोड़िए, हमें लगता है कि अगर आपको सीरियसली लें, मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये फोक ब्रेन पर, गांधीवाद पर यह दूसरा व्याख्यान है। इससे पहले भी हमने एक किया था और हमारा प्रयास रहेगा कि 15 दिन में हम गांधीवाद पर चर्चा करते रहे। अंजनी कुमार झा कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। और आपने जो राजगोपाल भाई जी बोला है, उसमें लगता है कि गुरुकुल का एक शिक्षक अपने बच्चों को गांधीवाद क्या है उसको बहुत ही स्पष्टता के साथ समझा रहा है। तो इसमें आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे लोग सहमत हो रहे हैं, आपको साधुवाद दे रहे हैं। गीता मल्होत्रा इज टेलिंग टेक कोविड एज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द लाइफ स्टाइल, learn the lesson to bring change in oneself first, show the way to others. And हम हमेशा बोलते हैं कि we should take COVID as an opportunity. और हमें यह भी देखने की जरूरत है कि हम विज्ञान को कह दें, वैज्ञानिकों को कह दें। आपने दिनकर ने कहा, सामान्य मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो फेंक दो उसे तजकर मोह सिद्ध के पार, खेल सकता है न तू हाथ में ले तलवार, नहीं तो काट देगा अंग देखी है बड़ी हधार। तो वो जो विज्ञान का जो विनाश है उसको हमें समझने की जरूरत है, गांधी को समझने की जरूरत है, और हम लोग जो गांधी के दिशा में कार्य कर रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। हमें ऐसे सूत्र को खोजने की जरूरत है, हमें उस सूत्र के साथ चलने की जरूरत है जो गांधी के मार्ग पे चल रहा है। जो सूत्र आप हैं, जो सूत्र हमारी जिल बहन जी हैं या दूसरे लोग हैं, और जिस सूत्र के साथ चलने के लिए हमारी उषा बहन जी हैं या और सारे लोग जो हैं वो हमें बताते हैं, तो हमें लगता है कि हम अभी भी ये बात है, उषा दीदी कह रही है कि बहुत सुंदर गपशप, ये जो बात है बहुत सार्थक है। और हमें जो आपसे हमें लेसन मिल रहा है वो यह मिल रहा है कि केवल हम बात को ही बात में न रहने दें, हम बात को एक्शन में लाएं। नेहरू ऑफन यूज्ड टू से थॉट विदाउट एक्शन इज ए गोड्स है, और हमें लगता है कि हमें अपने थॉट को एक्शन में लाना पड़ेगा, हमें गांधी को प्रयोग में लाना पड़ेगा।
और अगर हम गांधी के प्रयोग में लाना चाहते हैं तो आप जैसे ऋषियों के साथ चलना पड़ेगा। गीता जी again says that Gandhihood must continue as a practice in behavior, sharing the values learned. Yes, it is accepted without any, this thing. So, हम लोग, as he is also saying, this is the time to enhance the local skills, create opportunities for those who need the most. इस तरह से हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं जिसको आप भी बाद में देखना। एंड आई रिक्वेस्ट यू आल्सो जिल बहन जी, please go through all the comments that you have received. People have wonderful comments for you. They are acknowledging your work and they feel very happy to, to get interacted with you, to hear you, to have all the things that you have done. और हमें लगता है कि आप आए, हमें बड़ी खुशी हुई। और जिल बहन जी, you want to say something? I think I muted you. Yeah. I just want to say to Usha Karanji and Kaji and to the other viewers that really the change to nonviolent behavior must come into the education. And one of the things that I feel we need to do is to bring not just the life of Gandhi, biography of Gandhi, but the ideas that Gandhi stood for and nonviolence generally needs to become a cross-cutting issue, not only in the universities, but from PG up. We must work on our education in India, and I'm doing a lot of work on this. So any of those of you who are interested, let us look at how we can lobby and pressure the central and state education ministries. But thank you all. It's been a wonderful interaction, and really appreciated hearing from all of you. And Kailash ji, your presence is very dynamic, where we need more Kailashes. Thank you. Yeah. Will. Rajkumar is brought so much depth to the subject. And Mukesh Bhai, thank you for all of your bahut dhanyavad. So thank you, Kailash ji, for this great opportunity. Thank you. I'm promising you that folk band in its little way and is always there with you. Whatever we can do, we'll be there with you. Rajgopal Bhai ji, last word from you. मैं एक चीज सब लोगों से आजकल कहता रहता हूँ कि जो मैंने आर्मेनिया में देखा, आर्मेनिया में एक जो नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन हुआ कि वहाँ वर्तमान प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने गांधी से सबक लेकर पदयात्रा के माध्यम से सत्ता में आए, दैट्स वेरी गुड। बट देन उससे ज्यादा उसके आगे की बात जो कर रहा है कि वहाँ के युवा लोग आजकल रिसर्च कर रहे हैं रूट्स ऑफ वायलेंस के ऊपर, हिंसा कहाँ से आती है। सोशल सिस्टम में हिंसा कहाँ है, इकोनॉमिक सिस्टम में हिंसा कहाँ है, पॉलिटिकल सिस्टम में हिंसा कहाँ है, एजुकेशनल सिस्टम में हिंसा कहाँ है। हिंसा का जड़ है, तो हिंसा के जड़ को अगर नहीं काटेंगे तो हिंसा तो आती रहेगी समाज से। भारत में अगर ईमानदारी से अगर हम देखेंगे, हमारी समाज व्यवस्था में बहुत हिंसा है, महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ। तो ये हिंसक व्यवस्था को समाप्त करना बहुत जरूरी है। हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत हिंसा है, तो हमने बहुत निवेदन किया, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट फॉर नॉन वायलेंस करके एक शुरू कर दिया। तो वहाँ ये कोशिश चल रहा है कि हिंसा को गहराई से देखने का। तो ये एक बड़ा काम होगा पूरे देश में। इंस्टीट्यूशंस जो है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हिंसा को गहराई से समझने का,
उसको रूट से खत्म करने का एक प्रक्रिया अगर शुरू हो जाए तो हमारे कितने नौजवान लोग आएंगे, उनको सबको हिंसा के प्रति एक समझ होगी, उसको खत्म करने की तैयारी होगी। तो उसके लिए एक बड़ा कैंपेन अभियान आपको शुरू करना है कैलाश भाई, क्योंकि ये जब तक अभियान नहीं होगा उसको स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। उस ओर बढ़ने की कोशिश करें, यही अंतिम में कहना है।